सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपकी वैकेंसी क्या है, कम से कम वो तो जानूँ। वैकेंसी आपकी आयुर्वेद स्टाफ नर्स, आयुर्वेद स्टाफ नर्स या उपचारिका। देखो, स्टाफ नर्स और एक शब्द होता है सिस्टर। स्टाफ नर्स और सिस्टर में इतना अंतर होता है कि सिस्टर कम से कम 9 साल या 10 साल अपनी सेवाएं कंप्लीट करने के बाद में उसे सिस्टर कहा जाता है। और ये जो सिस्टर हैं, इनके जो उत्तर प्रदेश में स्थायी पद हैं वो 94 हैं। दूसरा है स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स के स्थायी पदों की संख्या 479। ये टोटल पदों की संख्या यूपी में आयुर्वेद स्टाफ नर्सों की है। अब वैकेंसी कितनी आई है? अगर वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी आई है 300 स्टाफ नर्स की। बाकी पद तो भरे हैं, इतने खाली हैं। और मुझे लग रहा है आप लोगों में से मैक्सिमम अगर होंगे गवर्नमेंट कॉलेज को, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे होंगे 150। यानी कि हाफ ऑफ वैकेंसी आप छोड़ दीजिए एम्प्टी, आपके लिए केवल 150 वैकेंसी चाहिए। पहली चीज, किसी भी बच्चे का किसी भी बच्चे का दूसरे बच्चे से कंपटीशन नहीं है। पहली चीज, अगर कंपटीशन नहीं है तो आप सभी लोग खुलकर कोचिंग का प्रचार कर सकते हैं, सभी को बता सकते हैं कि हाँ भैया कोचिंग कर लो। पहला पहली बात, करना क्या है? ये जो 150 आप गवर्नमेंट स्टूडेंट हो, अगर देखो पढ़ाई मैं बोलूंगा तो थोड़ा कड़वा लग सकता है लोगों को, लेकिन आज के हिसाब से देखा जाए तो आप में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो सेलेक्ट हो सकता है। लेकिन हमेशा हर चीज को बदलती है आपकी कड़ी मेहनत, कंटिन्यूटी, आपका धैर्य, पेशेंस। किसी भी आयोग की तैयारी के लिए कुछ बातें बहुत जरूरी हैं। एक है आपका धैर्य, सबसे नंबर वन पेशेंस। पेशेंस। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? किसी को भी नहीं आ रही है? आ रही है सर। जिसको नहीं आ रही वो लेफ्ट होके दोबारा ज्वाइन, अगर किसी को भी मेरा स्क्रीन ना दिखे, मेरी आवाज ना आए, तो वो लेफ्ट होके तुरंत जो दोबारा ज्वाइन कर लिया करो। आयोग के या छोटे से छोटे एग्जाम के लिए जब भी आप मेहनत करें तो कुछ पॉइंट, एक तो पेशेंस, खासकर आयुर्वेद के एग्जाम की तैयारी के लिए धैर्य बहुत जरूरी है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा जब, तो कम से कम 5 महीने, 4-5 महीने तो कोचिंग चलेगी। आयुर्वेद के 120 क्वेश्चन आएंगे, उसी से सिलेक्शन होना है। कई बार ऐसा लगता है कि यार मैंने अभी कल पढ़ा था, जैसे मैंने बताया ज्वर के 2 भेद हैं, 8 भेद हैं, 5 भेद हैं, विषम ज्वर के, अपस्मार के 4 भेद हैं, उन्माद के 5 भेद हैं। ये सारी चीजें कई बार कंफ्यूजन हो गया, अरे यार अभी तो मैंने पढ़ा था 4 थे, अभी तो 5 आ गया। क्वाइट इरिटेट, इतना ज्यादा इरिटेशन लगेगा कि आपको लगेगा मैं तैयारी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन यहीं पर सबसे पहला पॉइंट काम आता है, आपके पास पेशेंस होना चाहिए, धैर्य। अगर आपको नहीं आ रहा है, सामने चिपका लो कमरे में और उसके सामने बैठ जाओ, चाय पीते पीते उसको रट मारो कि नहीं ये तो मुझे आना ही आना है, कैसे नहीं आएगा। वो सारी चीजें आपको रटनी है और रट तभी पाओगे जब धैर्य है। दूसरी चीज की आयुर्वेद की तैयारी में एक चीज विशेष ध्यान रखें, किसी भी चीज को मैक्सिमम अगर आप रिकॉल कर सकते हैं तो 7 दिन। आज जो मैं पढ़ाऊंगा वो 7वें दिन आप 100% भूल जाएंगे। तो कोशिश ये करिए कि जब भी कोई चीज आप पढ़ें, जैसे आज मैं जो चीज पढ़ाऊंगा, तो एक बार जरूर ये कोशिश करें कि 7वें, 8वें, 10वें दिन उसका रिवीजन कर डालिए, कि हम पहली चीज भूले नहीं। अगर आप पहली चीज आज मैं पढ़ाऊंगा, आप 2 महीने तक उसको छोड़ के रखेंगे तो वो चीज फिर से आपको नहीं लगेगी, और फिर से आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी।
रिवीजन का मतलब होता है दोहराना। मतलब जो भी चीजें मैं पढ़ाऊं, कोशिश करिए कि उनको बार बार करके आपको रिवाइज कर लेना है। किसी भी काम को पेंडिंग नहीं छोड़ना है, डेली पढ़ना है। इसीलिए डेली पढ़ना है। तो तीसरा पॉइंट आता है निरंतरता, जिसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूटी। जिसके पास ऊपर वाले दोनों पॉइंट हैं, उसके पास पेशेंस भी है, वो रिवीजन भी कर रहा है, लेकिन अगर उसके पास कंटिन्यूटी नहीं है तब भी बेकार है। कंटिन्यूटी का मतलब है, पता चले कोई आज 2 घंटे पढ़ रहा है, कल 4 घंटे, फिर एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया, फिर 2 दिन लगातार पढ़े ही नहीं। तो 2 दिन लगातार नहीं पढ़ेगा, उसमें ही डब्बा गोल हो जाएगा, उसमें सारी चीजें भूल जाएंगी। तो आपके पास में कंटिन्यूटी होना जरूरी है। अगर आप 4 घंटे डेली पढ़ते हैं तो यू मस्ट ट्राई कि आपको 4 घंटे डेली डेली 4 घंटे डेली पढ़ेंगे तो आपका पूरा का पूरा शेड्यूल उसमें ही मॉड्यूल हो जाएगा कि आप अपनी सारी चीजों को फिक्स कर लेंगे कि मुझे इतने टाइम में ये पढ़ना है, इतने टाइम में ये पढ़ना है। तो वो सारी चीजें फिक्स करके ही आप 4 घंटे में सफिशियंट स्टडी कर सकते हैं। लेकिन आपको मिनिमम 6 7 8 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। अभी आप शुरुआत करेंगे तो कई बार आपको लगेगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी, इतने समय हो गया छोड़े हुए। लेकिन छोड़े हुए कुछ भी हो गए, आप बैठिए, चेयर लगाइए, आप बैठिए, उस पे पढ़ाई पढ़ने की कोशिश करिए। थोड़ी देर पढ़ेंगे, बोर लगेगा, थोड़ा मोबाइल को जो है साइड बाय साइड रखिए। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है तो दोबारा से लेफ्ट होके ज्वाइन कर लो, स्क्रीन शो हो जाएगा। कई बार सब चीजें लगेंगी कि कंटिन्यूटी नहीं हो पा रही है। तो कंटिन्यूटी नहीं हो पा रही है तो कोशिश करिए कि उसको मेंटेन करिए। शुरुआत के 1 महीने में आप ये सारी चीजें मेंटेन कर लेंगे कि 4 घंटे 5 घंटे मिनिमम आपको 6 से 7 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। और सोशल मीडिया से दूर रहिए। तो सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टिंडर, जो भी है, इन सब से दूर रहिए। ठीक है, इनसे दूर रहिए, क्योंकि सबसे बड़े आपके सिलेक्शन में बाधक यही है। क्योंकि आप लोगों में से भी काफी बच्चे ऐसे होंगे जो डेली सब सुबह उठ के ब्रश वो बाद में करते होंगे, एक सेल्फी लेके जरूर पोस्ट करते होंगे। तो ऐसे लोग जो है खासकर फोन से दूर रहें। उनके लिए फोन को छोड़ना खाना पीना छोड़ने जैसा ही होगा, क्योंकि फोन इतना जरूरी है उनके लिए। ऑक्सीजन भी शायद उनके लिए इतना जरूरी नहीं है जितना उनके लिए फोन जरूरी है। लेकिन भी कोशिश करिए कि सांस लेना जैसे थोड़ी देर के लिए आप रोक सकते हैं। एटलीस्ट आप मेडिटेशन करेंगे तो 1 मिनट जरूर सांस रोकेंगे। तो कोशिश कि आप फोन से भी थोड़ा दूरी बना के रखिए। क्योंकि एक बार अगर आपने एक ऐप खोल लिया, इंस्टाग्राम पर अगर खोल लिया एक बार, तो एक रील देखेंगे तो 4 रील और देखने का मन करता है। ये आपके साथ नहीं, हमारे साथ भी होता है। आप लोग कोई अलग दुनिया से हम नहीं आए हैं। पता चले एक रील देखा तो दूसरी रील, तीसरी रील, चौथी रील, फिर जब तक घरवाली डांटती नहीं है कि बंद करो फोन, तब तक फिर छूटता थोड़े ना है। तो इन चीजों से आप लोग जो है थोड़ा दूर रहिए। क्योंकि पढ़ाई अगर आपने 10 मिनट बर्बाद कर दिए तो वो 10 मिनट नहीं है, क्योंकि आपने उससे पहले जो 10 मिनट पढ़े हैं वो गोल हो जाएंगे। तो 10 मिनट तो आपने जो पहले पढ़ाई की वो गया, 10 मिनट आपके बाद में गए, और उसके अगले 10 मिनट में वही रील दिमाग में घूमती रहेगी। तो आपका आधा घंटा चला गया। को आपने 10 मिनट फोन देखा, लेकिन आप 10 15 मिनट जाते तो पूरा 1 घंटा आपका गया। इन सब चीजों से दूर रहिए। क्लास मत छोड़ो, क्लास कंटिन्यू करो, टेस्ट करो। टेस्ट पेपर अगर आपने नहीं दिया, कई बार कई बच्चे होते हैं उनको लगता है कि यार मेरी तैयारी नहीं है, या मेरे नंबर माइनस में आ जाएं, या मेरे नंबर बहुत कम आएंगे तो सर मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो देखो ऐसा है भैया, आपसे हमको कोई रिश्ता नहीं है, ना आप हमारे घर के सगे संबंधी हो कि आपके नंबर
तो बड़ा आप शर्म महसूस करेंगे हमसे। बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का शर्म महसूस करने की बात नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में कितना लोग पढ़ते हैं वो सबको पता है। तो आप कोई अलग से तो हो नहीं। तो आप टेस्ट पेपर जरूर, जिस दिन टेस्ट हो सभी लोग टेस्ट करो, क्योंकि टेस्ट 120 क्वेश्चन है कि आपके क्वालिफाई भर के क्वेश्चन तो हमारे टेस्ट पेपर से ही फंसेगा, इतनी गारंटी है। तो उन पेपर्स को छोड़ना नहीं, क्योंकि जैसे मेरे और बैच चलते हैं पीजी वगैरह में या मेडिकल ऑफिसर में, मतलब बहुत डांटना पड़ता है लोगों को, उल्टा सुनाना पड़ता है कि भैया टेस्ट मत छोड़ा करो। टेस्ट होगे तो वो क्वेश्चन जो आपको रिफ्लेक्ट करने वाला था, क्या पता। ऐसे ही अभी इस बार आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम हुआ 8 जनवरी को, जिसका इंटरव्यू अभी हो चुका है, रिजल्ट आने वाला है। उस 8 जनवरी के पेपर में कम से कम 70 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे टेस्ट पेपर से एज इट इज आए थे, जैसे मैंने पूछे थे वैसे की वैसे आए थे। अगर वो 70 सही कर लेता कोई बच्चा तो वो क्वालिफाई था, क्योंकि क्वालिफाई के लिए 60 क्वेश्चन सही होना जरूरी था 150 में से। तो टेस्ट पेपर नहीं छोड़ना है, उसको भी कंटिन्यू जरूर करना है। बात करते हैं आपका सिलेबस क्या है। बाकी इसमें अब मैं वो ना, आप ये करें दुनिया भर की चीजें, इतना आपको सभी को पता है, पढ़ेंगे तो हार्ड वर्क खुद ही होगा। इससे पहले कभी भी आयोग से आपकी वैकेंसी नहीं आई थी, पहली बार नियमावली बनी, आपका यूपीएससी एग्जाम लेगा। फिर इसमें दो पेपर इसमें रखे गए। पहला पेपर जो होगा वो एमसीक्यू होगा। पहला पेपर एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, और जैसे आप केबीसी खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति, वैसे का वैसे ही ये एमसीक्यू पेपर होता है। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने दिया भी होगा। एमसीक्यू क्वेश्चंस कितने आएंगे, तो 170 क्वेश्चन टोटल होंगे। ये थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा गड़बड़ कर दिया इन्होंने, क्योंकि इतने क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। टोटल क्वेश्चन 170। इवन मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम होता है उसमें भी 150 क्वेश्चन पूछते हैं। आपको 170 पे क्यों टांग दिया, पता नहीं भाई, ऐसा क्या टैलेंट दिख गया आप लोगों के अंदर। तो आपके टैलेंट के हिसाब से ही ज्यादा क्वेश्चन रखे गए हैं। तो लेंदी पेपर हो गया, क्योंकि 2 घंटे इसके लिए समय दिया गया है। ये जो 170 क्वेश्चन है इसको डिवाइड किया गया है। इसमें से क्वेश्चन होगा जो आपके सिलेबस में है आयुर्वेद, उसके क्वेश्चन होंगे 120। अच्छा, यहाँ कई बार क्या होता है ना, पहली बार जैसे आप लोग पेपर दे रहे हैं, लिखा है आयुर्वेद के क्वेश्चन 120, तो आप लोगों को ये लगता है ना कि आयुर्वेद के क्वेश्चन 120 आएंगे, खुश हो जाते हैं। पेपर देखते हैं तो वहाँ आयुर्वेद के ही क्वेश्चन नहीं होते हैं, मॉडर्न के क्वेश्चन भी होते हैं। जैसे इसमें ये पूछ लिया जाए कि अगर बॉडी में ऑक्सीजन कैरी कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है, तो ये क्वेश्चन तो मॉडर्न का हो गया। तो ये आयुर्वेद के साथ में मॉडर्न के भी क्वेश्चन इसमें रहेंगे, कम से कम 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपके मॉडर्न के भी रहेंगे, और आप लोग उस पर आपत्ति नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके सिलेबस में है। आयुर्वेद कहने का मतलब आपके सिलेबस का आयुर्वेद, जिसमें आयुर्वेद भी है और मॉडर्न के भी टॉपिक्स हैं, तो दोनों से क्वेश्चन आएंगे। कोशिश करेंगे कि दोनों पोर्शन कंप्लीट हो सके। उसके अलावा इसमें सामान्य ज्ञान, इस सामान्य ज्ञान के 30 क्वेश्चन होंगे। देखिए, अगर आप डेली पेपर पढ़ेंगे आधे घंटे, तो उसमें के 3 पेज जरूर पढ़िए। पहला फ्रंट पेज, और एक लास्ट पेज जिसमें देश विदेश की खबरें होती हैं, और एक सेकंड लास्ट जिसमें खेल कूद की खबरें होती हैं। तो पहला पेज, लास्ट और खेल कूद की खबरें, ये 3 पेज अगर आप पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। इन तीनों पेजों को अगर आप डेली कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे तो आपके लगभग 10 से 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के निकल जाएंगे। या एक पतली सी रेलवे स्टेशन पे जो बुकें मिलती हैं सामान्य ज्ञान की, उनको भी पढ़ लेंगे तो उनसे भी काम चल जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको उससे भी मिल जाएंगे। करंट में क्या चल रहा है, कौन से प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं, जैसे अभी चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ इंडिया से, तो चंद्रयान फर्स्ट ने इंडिया में डिस्कवर किया था वाटर की। चंद्रयान
सेकेंड, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है। तो जो भी है इसको देखिए, इसमें कौन से चंद्रयान ने क्या डिस्कवर किया था और कब लॉन्च हुआ है, ये सारी चीजें, कहाँ से, हरिकोटा से लॉन्च होता है, ये लाइक दैट, ये सब चीजें न्यूज़पेपर में आती रहती हैं। अगर आप इसको पढ़ते रहेंगे तो ये क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। इसमें एक हिंदी का पोर्शन है, हिंदी का पोर्शन बहुत आसान है, 20 नंबर का आएगा। और ये पोर्शन में जरूर कोशिश करूंगा कि हिंदी का पोर्शन जरूर पढ़ा दें, क्योंकि इसमें जनरल व्याकरण आएगी और 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 10 क्वेश्चन तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो एक आइडिया अगर आप लगाएं कि 120 क्वेश्चन में से लगभग 80 क्वेश्चन आपको ये करने हैं, 10 क्वेश्चन आपको इसमें से करने हैं और 10 क्वेश्चन इसमें से, तो टोटल 100 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो आप कर सकते हैं 170 में से। बहुत आसान आसान होंगे, इतने कठिन नहीं होंगे, और नोट से भी मिल जाएंगे, आप भी पढ़ेंगे, उन सबसे 100 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर 40% की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली आपके लगभग 80 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो 170 में से आपको 90 क्वेश्चन छोड़ने हैं। तो फोकस ये करना है कि हमको छोड़ना क्या है। पढ़ना तो आप पढ़ लेंगे, कई बार क्या होता है ना, लालच में एक्शन अटेंड करते हैं जो निगेटिव हो जाता है। इसमें दूसरा जो पॉइंट है, कुल अंक का 85 नंबर होंगे और समय जो होगा 2 घंटे का। 85 मतलब 85 का मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन आधा नंबर का। तो 85 नंबर में से आपको लगभग 35 नंबर चाहिए होंगे, नहीं 40 नंबर के करीब में आपको चाहिए होंगे कि 40 नंबर आपके जरूर हो जाए, तब जाके आप क्वालिफाई कर पाएंगे। ये तो बात हुई प्री एग्जाम की। अगर आप इसमें क्वालिफाई होंगे, देखिए नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी वो तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक पता नहीं चलेगा कि होगी या नहीं होगी। दूसरा जो पेपर होगा मेन एग्जाम का, अच्छा एक इम्पोर्टेंट बात और है, ये जो प्री एग्जाम है, पहला पेपर जो है ये प्री एग्जाम है, इसमें जो क्वालिफाई होगा वही आगे जाएगा। ये ना क्वालिफाई बड़ा डेंजरस शब्द है, क्योंकि आयोग का इतना स्ट्रिक्ट रूल हो गया है कि आप क्वालिफाई हैं तभी अगला पेपर दे पाएंगे, हैं तभी इंटरव्यू दे पाएंगे, अदरवाइज आप इंटरव्यू भी अपेयर नहीं हो पाते हैं अन्य एग्जाम में। जहाँ क्वालिफाई जनरली जनरल और ओबीसी के लिए क्वालिफाई होने के लिए जनरल और ओबीसी का 40% का रूल होता है, एससी और एसटी 55% का होता है। तो उस हिसाब से जितने मार्क्स आएंगे उसमें 40% उतना क्वालिफाई। जैसे कई बार होता ना, आप जितने भी गवर्नमेंट के बच्चे अभी क्लास कर रहे हो, तो और जो कोचिंग नहीं कर रहा है, अभी यहीं पर यही प्रश्न उठता है कि कोचिंग फर्स्ट टाइम एग्जाम में आप कहाँ से आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो मैटर इकट्ठा टेढ़ी खीर है। क्वालिफाई होने के कई बार आयोग में ये होता है, क्वालिफाई होने में ये रखा गया है कि अगर सीट वैकेंट भी रह जाएंगी, जैसे 300 सीटें हैं और 500 लोग या 400 लोग फॉर्म भरे, मतलब उतने ही फॉर्म भरे गए जितने 300 फॉर्म भरे गए, लेकिन अगर उसमें से क्वालिफाई नहीं हो पाया, यानी कि वो जो मिनिमम कट ऑफ दिया गया उसके ऊपर नहीं है, तो सीटें वैकेंट रह जाएंगी, फिर भी आपको कॉल नहीं किया जाएगा अगला पेपर देने के लिए। तो यहीं पर ये कोचिंग जरूरी है। और सेल्फ स्टडी करके, या कोई ये सोचे कि हम 10,000 रुपये बचाने के लिए हम कोचिंग नहीं करेंगे खुद से, मैं लिख के देता हूँ, वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। इतना टफ
आयोग का पैटर्न हो गया। दूसरा ये कंफर्म है, जैसे एक लोगों ने पूछ रहे हैं कि ये आपके आयोग में नियमावली बन चुकी है, इसी आधार पर आपका कंफर्म है कि ऐसे ही पेपर होगा। एलोपैथ में भी यही होता है, वहीं के पैटर्न से ही ये पैटर्न लिया गया है, तो एलोपैथ और आयुर्वेद कोई अलग नहीं है। नेक्स्ट जो पेपर होगा मेन एग्जाम का, मेन एग्जाम का जो पेपर है ये रिटन है। ये और खतरनाक है रिटन पेपर। खतरनाक इसलिए है क्योंकि लिखने की आदत तो सबकी छूट जाती है, और फिर क्या पढ़ें क्या लिखें। इस लिखने वाले में दो खंड आएंगे, एक है खंड आ और एक खंड बा। खंड आ में 5 क्वेश्चन होंगे और लघुत्तरी होंगे, जिनके आंसर आपको लगभग अधिकतम 125 शब्दों में लिखने हैं। अधिकतम 125 शब्द का मतलब है एक पेज बहुत है। अगर आपने एक पेज लिख दिया इसका मतलब बहुत लिख दिया आपने। तो 5 लघुत्तरी प्रश्न होंगे, और जो ये 5 लघुत्तरी प्रश्न होंगे वो 5-5 नंबर के होंगे। 5-5 नंबर, यानी कि अगर देखा जाए तो टोटल 25 नंबर के लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड बा जो होगा वो दीर्घ उत्तरी प्रश्न का होगा। दीर्घ उत्तरी प्रश्न का होगा, और ये दीर्घ उत्तरी जो प्रश्न होंगे, ये क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे 6, और 6 में से ऑप्शनल होंगे 2, 4 करना अनिवार्य होगा। 4 प्रश्न करना अनिवार्य है। 15-15 नंबर के क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 60 नंबर के आपके ये क्वेश्चन हो जाएंगे। अधिकतम 300 शब्दों तक आपको लिखना है। 300 शब्द मतलब 3-4 पेज का आंसर आपको लिखना है। यहाँ पर रिटन एग्जाम में कुल जो समय आपको दिया जाएगा, जैसे आप लोग आरएसी में बैठ कर पेपर देते थे उसी प्रकार से 3 घंटे का समय मिलेगा, और उसी तरह से आपको क्वेश्चन अटेंड करने हैं। टोटल नंबर की बात करें तो टोटल 85 नंबर, जैसे प्री था उसी प्रकार से मेन भी होगा, तो प्री और मेन के नंबर हो गए। अब इसमें भी आपका वही होगा, मेरिट बनेगी 85 नंबर में। 85 नंबर में मेरिट कैसे बनेगी? मेरिट बनेगी, वही रूल होगा फिर से 40, और आगे वो भी नोटिफिकेशन आएगा, उसमें भी पता चले आप फेल हो गए, पता चले आपने मेहनत खूब की प्री के लिए, मेन में फेल हो गए, तब भी आप फेल हैं। और ये जो मेन एग्जाम में आपको नंबर मिलेंगे, इस नंबर के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। यहाँ पर क्या बनेगी? मेरिट। और जब आयोग अपना रिजल्ट देगा तो उस रिजल्ट में नंबर 1, 2, 3, 4 करके कुछ लिखे होंगे, वो नंबर्स आपकी मेरिट है, नंबर 1, नंबर 2। मेरिट का क्या लाभ है? जब भविष्य में कभी आपका कैडर रिव्यू होगा, या जैसे आप स्टाफ नर्स से आप सिस्टर बनेंगी, तो आपके प्रमोशन में सीटें 94 हैं। भाई जो सीनियर नर्स हैं वो कितनी हैं? 94 हैं, और टोटल नर्स से ज्यादा है तो 94 ही तो आगे जाएंगी। तो आपकी ये जो रैंक है ये डिसाइड करेगी कि प्रमोशन होगा। एसीपी सबकी लगेगी, मतलब प्रमोशन तो सबका होगा और तनख्वाह भी सबकी बढ़ती रहेगी, लेकिन जो पद संभालने का है, जैसे मैट्रन बन गया, कोई अधीक्षक नर्सों का बन गया, वो इन्हीं मेरिट में जो नंबर 1 क्रमांक है उसी के आधार पर आगे उनको
पोस्टिंग या मिलेगी। जैसे कई बार होता है कि 100 लोग सेलेक्ट हो गए, लखनऊ में 50 लोग रहना चाह रहे हैं, लेकिन लखनऊ में 5 ही सीटें आई, तो उसमें मेरिट किसकी आगे है, उसी को लखनऊ में रहने को मौका मिलेगा। अपने अनुसार आप चयन कर सकते हैं। तो ये आपका पेपर का पैटर्न रहेगा इस तरीके से। देखिए, क्वालिफाई हो जाएगा तो 1-2 महीने का समय होगा, तो उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी, खूब सारी पढ़ाई हो जाएगी। अभी फोकस करते हैं हम लोग प्री क्वालिफाई करने के लिए। प्री के लिए सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे, जो पहला सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो क्रिया शारीर का पढ़ेंगे। क्रिया शारीर में जो भी आपका सिलेबस है, जैसे आपके सिलेबस में दोष, धातु, मल, इसका डिटेल है, तो इसमें जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले हम लोग दोष, धातु, मल से ही शुरू करेंगे, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर फिजियोलॉजी में जैसे आपको कुछ मॉडर्न का ब्लड क्या है, या प्लाज्मा क्या होता है, आरबीसी कितने होते हैं, हीमोग्लोबिन कितना होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। नोट्स मैं खुद बनाऊंगा, आपको डेली डेली लिखाऊंगा, आप लिखते रहिएगा। जैसे अभी मैं ये क्लास खत्म करूंगा, तो ये क्लास जो पीडीएफ स्टडी मटेरियल सेक्शंस में देखेंगे, तो जितना मैंने अभी लिखा है पूरे स्क्रीन पे वो वहीं पर अपलोड हो जाएगी। दूसरी, ये लेक्चर जो रिकॉर्ड होंगे, ये लेक्चर आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको डाउनलोड करने की परमिशन मिल गई तो आप डाउनलोड करके इधर उधर भेज दोगे, तो कोचिंग ही कौन करेगा। केवल आप जब भी ओपन करोगे ऐप को, आपको क्लास में जाना होगा और रिकॉर्डिंग ऑप्शन में जाना होगा, लेक्चर एज इट इज रिकॉर्ड मिलेगा, वहां से आप कितनी भी बार पढ़ लो, सब कुछ। दूसरा, इस ऐप में एक और खासियत है, आप लेक्चर कौन कौन से लोग मेरा रिकॉर्डिंग लेक्चर पढ़ रहे हैं उसकी भी जानकारी इसमें रहती है, और कितने बार पढ़ रहे हैं वो भी रहता है। तो मैं देखता भी रहता हूँ कौन बच्चा पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है। कई बार जैसे जो रिकॉर्डिंग लेक्चर पढ़ते हैं, इसका मतलब वो पढ़ते हैं, क्योंकि एक बार तो मैंने पढ़ा दिया, फिर रिकॉर्डिंग कान में लगाकर वो सुनते हैं, तो चीजें और क्लियर हो जाती हैं, इसका मतलब वो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरी चीज देखिए, आपकी किस्मत की बात है, आप लोग इतने सालों से परेशान थे, नौकरी आ नहीं रही थी, अब नौकरी आ गई है। आप में से अभी भी मैं लिख के दे सकता हूँ 10% के अलावा सीरियस कोई नहीं है। अभी भी 10% बच्चों को छोड़कर कोई सीरियस नहीं है कि उसे ये नौकरी चाहिए। उसको ये लग अभी तक आपके दिमाग में ये था कि हम तो यार गवर्नमेंट कॉलेज से हैं, हमारी पोस्टिंग बॉन्ड भराया गया, हमारी पोस्टिंग तो ऐसे की ऐसे हो जाएगी, हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन समय हमेशा बदलता है, एक जैसा थोड़े रहता है। हमारे भी एग्जाम में पहले ऐसे ही होता था कि मेरिट बनती थी बीएमएस के नंबर के आधार पर, और जो 3 गुना लोग ऊपर आते थे उनको कॉल कर लिया जाता था इंटरव्यू के लिए। लेकिन पेपर हुआ तो पता चले, एक बहुत ही शॉकिंग हुआ, हमारे कॉलेज के एक सीनियर थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे वो पढ़ने में, उनका ही क्वालिफाई नहीं हो पाया। क्यों नहीं क्वालिफाई हो पाया? क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि इंटरव्यू जब होगा तो इंटरव्यू में तो हो ही जाऊंगा, तो पढ़ाई छोड़ दिया उन्होंने। उनका क्वालिफाई नहीं हो जो, बल्कि यूनिवर्सिटी टॉपर थे वो। तो ऐसे भी केसेस हैं। पता चले आप टॉपर हैं क्लास के, या फिर आपको लगता है कि हमने बहुत अच्छा पढ़ाई किया है तो हमारा तो ऐसे ही हो जाएगा, तो ऐसे वैसे अब कुछ नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो 90% लोग अभी सीरियस नहीं हो, तो जिंदगी में इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी और नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास उतनी डिग्रियां हैं नहीं। बहुत सारे बच्चे जो टीचर्स वगैरह डीएलएड वगैरह कर रहे हैं या अन्य कोर्सेज कर रहे हैं, उनकी वैकेंसी कब आएगी क्या पता। जो अभी सामने है उसकी बात करते हैं, उसको हम लोग लेते हैं। और ये आपको भी पता है कि आपकी नौकरी में कितना आराम है। आपके यहाँ अपने आरएससी से किया है, कितना आरएससी में कितना काम होना चाहिए था, वहां जाके गप्पे मारना या मोबाइल चलाना, इसके अलावा कोई काम नहीं है। 1-2 पेशेंट भर्ती होते हैं, उसमें क्या ही होता है, पंचकर्म जीरो है, कुछ नहीं होता है। कोई करा भी दे वहां पंचकर्म तो उसको भी हम लोग भगाने लगते हैं, तो काम तो जीरो है। मतलब आप अपने बच्चे ले जाइए, वहीं पे बड़ा करिए, पालिए पोसिए, अपना काम करिए। खाना वाना बनाने का ऑप्शन नहीं, नहीं वही खाना वाना बना घर ले जाइए। तो ये सारी चीजें, इतना आराम किसी भी वैकेंसी, टीचर बनोगे तो वहां भी पढ़ाना पड़े, एलोपैथ वाले किसी सेक्शन में गए तो वहां तो काम ही काम है। तो इतना आराम तो कहीं नहीं मिलने वाला है। तो ये नौकरी नहीं है, ये आपके लिए जन्नत है। जन्नत इसलिए, घर में सासू माँ से के झगड़े से पचड़े से फुर्सत मिल गई, आ गए बढ़िया हॉस्पिटल 5-6 घंटों के लिए, आराम से मटर गश्ती हो रही है।
फिर घर पहुंचे तो बोल दो अरे थक गई हूँ, तो आप ही चाय बना दीजिए। तो कमाती रहोगी तो इज्जत भी रहेगी, क्योंकि आपका 46 रुपये ग्रेड है, 50,000 के ऊपर है सैलरी बनेगी, तो हर जगह रिस्पेक्ट भी होगी। और ये रोज रोज के झंझट जो है वो उनसे भी छुटकारा मिल जाएगा। वरना फिर हाउस वाइफ में तो आप जानते ही हैं, रूटीन फिक्स होता है। अर्ली मॉर्निंग उठना है, उसके बाद में पति का टिफिन लगाना है, फिर बच्चे का लगाना है, फिर मम्मी पापा को चाय देना है, दोपहर का खाना बनाना है। खुद के लिए कोई समय नहीं होता है। टिपिकल जॉब होती है ना, कोई सपने होते हैं ना, बाहर घूमने जा सकते हैं। क्योंकि पति का मन होगा तो ले जाएगा, क्योंकि आप तो बेरोजगार हो ना, आप कुछ कह भी नहीं सकती हो। तो उसका मन करेगा तो ले जाएगा, नहीं मन करेगा तो बैठो। हाँ, लेकिन आयुर्वेद की नर्सें बहुत स्ट्रांग होती हैं, वो पति क्या, अब उनके भूत भी ले जाएंगे, मारपीट के सही कर दें। तो फिलहाल के लिए क्यों किसी से कहना, आपके पास अपने पैसे होंगे, अपना घर भी हो सकता है, अपनी सारी चीजें, जब अपना जॉब होती है तो सेल्फ इंडिपेंडेंसी होती है, तो आप अपने लिए अपना खाना बनाने वाली भी रख सकते हो, झाड़ू पोछक भी रख सकते हो। नहीं तो जो काम मम्मियों ने किया उस समय, वही काम आप भी लोग करोगे तो क्या फायदा, आपको लखनऊ भेज के पढ़ाने का कोई फायदा हुआ। इससे अच्छा तो आपको और थोड़ा खाना बनाना सिखा देती, और थोड़ा झाड़ू पोछा अच्छे से सिखा देती, तो आपका भी मेंटल लेवल उसमें ही रह जाता कि यार मुझे फ्यूचर में यही करना है। लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो फिर कुछ ना कुछ आप रिजल्ट अपने लिए करिए। ये जॉब दूसरों के लिए नहीं है, ये जॉब आपके लिए, खुद के लिए है। अगर आप अच्छी जिंदगी चाहती हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं, अपने निर्णय खुद ले सकती हैं। पता लगे एक बार मर गए तो 84 लाख योनियों के बाद पता नहीं है दोबारा जन्म मनुष्य वाला मिले कि ना मिले। तो जो जिंदगी के सपने हैं, जो करना है इसी जिंदगी में कर लो। आगे कोई भरोसा, पिछले जन्म का कुछ याद नहीं है हमें, अगले जन्म में क्या होगा वो पता नहीं है। तो काहे का जो अभी है उसे में जो, तो ये अपनी किस्मत मान के कि नौकरी आ गई है तो पूरे डेडिकेशन के साथ में शुरू करिए। जिनकी, खासकर उन लोगों के लिए जरूर मैं कहना चाहूंगा जिनके शादियां हो चुकी हैं, जिनके बच्चे हो चुके हैं, तो उनके लिए समय निकालना बहुत कठिन है। लेकिन फिलहाल के लिए देखिए, जिनके हस्बैंड अच्छे हैं वो थोड़ा कोऑपरेट करें। कोऑपरेट करने का मतलब है कि कुछ चीजें वो संभालें, कुछ आप पढ़ने के लिए टाइम निकालें। और एक फीमेल ही ऐसी है जो सब कुछ कर सकती है, बच्चे भी कर सकती है, घर परिवार भी संभाल सकती है और पढ़ाई भी कर सकती है। तो आपके पास जब इतना सब कुछ भगवान ने दिया है, आपके अंदर इतना धैर्य है, सब कुछ पूरा का पूरा समझ लीजिए इस कायनात में, पूरे ब्रह्मांड में आपसे ज्यादा स्ट्रांग कोई नहीं है। तो ये समय वही है कि आपको अपनी स्ट्रांगनेस शो करनी है, लोगों को दिखाना है कि हम क्या कर सकते हैं। घूमने फिरने वाले दिन गए, अब पढ़ाई पे लग जाओ। अगर नौकरी मिल गई तो अभी 20 साल और यंग बने रहोगे तो घूम फिर लोगे, वरना ये नौकरी गई तो फिर बेकार ही रहोगे। ठीक है, बातें कड़वी जरूर लगेंगी, लेकिन फिलहाल के लिए जो सत्य है उसी पर फोकस करिए और पढ़िए। इसका कोई, मेहनत का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप कुछ भी करिए अपनी लाइफ में, नथिंग मैटर, लेकिन पढ़ाई के टाइम पर सिर्फ आपको पढ़ना है और अपने एग्जाम पे फोकस करना है, दैट्स द पॉइंट। तो उसी पे फोकस रहिए, बीच बीच में मैं डांटता भी रहूंगा, आपको समझाता भी रहूंगा। तो एंजॉय करिए क्लास को कल से। आज बस इतना है।